गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का पाठ नंबर 3 गाना बजाना। इसके लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी जी। परिचय। इनका जन्म हुआ है 1899 में मुजफ्फरपुर बिहार में और इनकी मौत हुई है 1978 बिहार में। रामवृक्ष बेनीपुरी जी बहुमुखी प्रतिभा के स्वामी और यशस्वी रचनाकार हैं। निबंधकार के रूप में आप काफी प्रसिद्ध हैं। तो माना जाता है हमारे जो आज के लेखक हैं वो बिहार के हैं और निबंध लिखने में ये काफी एक्सपर्ट हैं। प्रस्तुत निबंध में लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने विविध देशों के वाद्यों एवं उनके बजाने के ढंग का वर्णन किया है। आपका मानना है कि गाने बजाने का शौक सभी देशों के निवासियों में होता है। तो आज हम गाने बजाने के बारे में पढ़ेंगे कि जीवन में गाना बजाना क्यों जरूरी होता है और कहाँ-कहाँ कौन-कौन से बाजे इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला परिचय। पी पी पू पू। कोई बच्चा बेतहाशा रो रहा है। बेतहाशा का मतलब होता है बहुत ज्यादा। चुप कराने की कितनी भी कोशिश आप कर रहे हो पर वह चुप नहीं होता। बस आप एक पीपू ही लेकर उसके नजदीक बजा दीजिए। पीपू ही का मतलब होता है छोटी बांसुरी। वह चुप, शायद मुस्कुरा भी पड़े और उसे लेने के लिए जिद भी करेगा। ये देखिए, अगर कोई छोटा बच्चा रोता है बहुत ज्यादा तो बच्चे को चुप कराने की हम बहुत कोशिश करते हैं लेकिन बच्चा चुप नहीं होता। अगर बच्चे को कोई भी खिलौना लाकर दे दिया जाए तो बच्चा क्या होता है, अपने आप चुप हो जाता है। ऐसा लेखक का मानना है। ये देखिए, बच्चे को खिलौना मिल गया और बच्चा यहाँ अपना खेलने में व्यस्त हो गया। तो इस तरह से छोटे बच्चों को खिलौना देकर उन्हें व्यस्त कर दिया जाता है ताकि वो किसी को भी काम में डिस्टर्ब ना करें। बाजे में यह करामत है ही। लोगों का तो कहना है कि जिस समय मनुष्य जाति अपने बचपन में रही होगी, विद्या बुद्धि का आज जैसा विकास नहीं हुआ होगा, उस समय भी उसमें गाने बजाने का शौक जरूर रहा होगा। तो माना जाता है कि जब इंसान हमारी तरह इतना प्रगतिशील नहीं हुआ होगा, नहीं हुआ था, उस समय भी क्या था, गाने बजाने का बहुत शौक हुआ करता था। गाने के ज़रिए हम अपने दिल के उच्छ्वास, उच्छ्वास का मतलब होता है गहरी साँस, को प्रकट करते हैं। बाजा उस गाने को भड़कदार, भड़कदार का मतलब होता है चमकीला और दिलचस्प बना देता है। आज संसार के पिछड़े से पिछड़े देश में जाइए, वहाँ गाना बजाना ज़रूर पाएँगे। तो लेखक का मानना है कि पढ़ाई-लिखाई के साथ-साथ कई लोग ऐसे भी हैं जो गाना बजाने पे ध्यान देते हैं और गाना बजाना ही उनके लिए सब कुछ होता है। पहले कौन-सा बाजा बना होगा, इसका अंदाज लगाने वाले कहते हैं कि पहले कई चीज़ों को इकट्ठा कर उन्हें पीट-पीट कर शब्द निकालने की चेष्टा की गई होगी। चेष्टा का अर्थ होता है कोशिश। मरे हुए पशुओं के चमड़े को पोपले, पोपले का अर्थ होता है पिचका यानी कि खाली, कद्दू पर मढ़कर, मढ़कर का मतलब होता है चढ़ाकर, ढोल और नरकट की गाँठों को, नरकट की गाँठ का मतलब होता है पतली गाँठदार लकड़ी, को छेद कर उसमें पीपू ही बना ली गई होगी। तो लेखक ने कहा है कि जब हम किसी को पीटते हैं तो एक अलग सी ध्वनि निकलती है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे एक कार्टून मैंने दिखाया है टॉम एंड जेरी का, कैसे ये टॉम मार रहा है इस बिल्ली की छोटे से बच्चे को। और जब हम मारते हैं किसी को तो इस तरह से अजीब सी ध्वनियाँ निर्माण होती है। जैसे मम्मी किचन में खाना बनाती है या बर्तन धोती है तो बर्तनों की अलग आवाज़ होती है। तो उसी तरह कहा गया है कि कई चीज़ों को पीट-पीट कर शब्द निकालने की पहले कोशिश की गई होगी। ये देखिए कैसे वो चीज़ों को पीट रहा है और पीट-पीट कर अलग से ध्वनियाँ निकाल रहा है। फिर कहा गया है कि चमड़े को, पशुओं के चमड़े को पोपले कद्दू पर मढ़कर ढोल, तो ढोल कैसा बना होगा? तो ढोल बना है आपका, जो ये कद्दू होता है जिसे हम कहते हैं भोपला, ये जब सूख जाता है इसके ऊपर उन्होंने कहा लेखक ने कि हो सकता है किसी मरे हुए पशु का चमड़ा लगा दिया गया होगा और उस तरह से लोग उसे पीटना शुरू किए होंगे। फिर बाँसुरी कैसे बजी होगी, यानी कि पिपूही, तो उसके लिए उन्होंने बताया है कि नरकट की गाँठों को छेद कर उसमें पिपूही बना लिया होगा। तो ये नरकट का पेड़ है। इस तरह से उसके लकड़ियों को डिज़ाइन दी जाती है और बाँसुरी बजाई जाती है नरकट की गाँठों का। तो इस तरह से लेखक का मानना है कि लोगों ने शुरुआत में अपना दिमाग लगाया और ध्वनि जब निकलने लगी चीज़ों से, तो उन्होंने कैसे ढोल और पीपीहू का निर्माण किया होगा। किसी पोपली चीज़ में छोटे-छोटे कंकड़ रख कर, कंकड़ यानी कि पत्थर, उसे हिलाने-डुलाने पर एक प्रकार का स्वर निकलते देखकर झुनझुना बजाने की कल्पना की गई होगी। तो कवि का मानना है कि झुनझुना कैसे बजा?
तो झुनझुने में कई प्रकार के आपने कंकड़ छोटे-मोटे डाल दिए होंगे और कंकड़ डाल के जब हिलाओ तो स्वर निकला, उसी से झुनझुना की कल्पना कर दी गई। वही झुनझुना जो छोटे बच्चों को चुप कराने के लिए हाथ में दिया जाता है। आज भी बहुत से देशों में 3 बाजे हैं, ढोल, पिपूही और झुनझुना। चाहे उनका आकार प्रकार अलग हो, इन तीनों के सहारे ही नाना तरह एक नया शब्द है, इसका अर्थ होता है विभिन्न यानी कि अलग-अलग के स्वर निकाले जाते हैं। ये देखिए, कैसे अगर कोई रोता हुआ बच्चा हो तो उसे हम क्या दे सकते हैं? तो उसे छोटा-सा झुनझुना दे दीजिए। इसी में छोटे-छोटे कंकड़ होते हैं, जो हिलाने पे आवाज़ करते हैं। देश में 3 प्रकार के यहाँ कहा गया है कि भाई बाजे मिलते हैं, तो झुनझुना, ढोल और पिपूही, ये तीनों ही हर देश में पाया जाता है, ऐसे लेखक का मानना है। बनवासी, बनवासी का मतलब होता है जंगली लोग, जंगल में रहने वाले। लोगों के गाने-बजाने को गौर से सुनने पर मालूम होता है कि उसमें ताल पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो माना जाता है कि जो लोग जंगल में रहते हैं, वो लोग ताल पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कि ना कि सुर पर। अमेरिका के रेड इंडियानों को देखिए या अफ्रीका के हश्मी लोगों को। ये रेड इंडियाना अमेरिका में रहने वाले जाति के लोग हैं और हश्मी अफ्रीका में पाए जाते हैं। गाने बजाने में ताल को ही प्रमुखता देते हैं। तो माना जाता है ये लोग सुर से ज्यादा ताल पर ध्यान देते हैं और एक दूसरे की ताल पे ताल मिलाकर नाचते हैं। रेड इंडियानों का टमटम और हश्मी लोगों का ढोल ताल ही देता है। हश्मी लोग तो ढोल बजाने में इतने उस्ताद हैं, उस्ताद का मतलब होता है चतुर या होशियार, कि उन्होंने ढोल की भाषा का इजाद कर दिया। इजाद का मतलब होता है खोज करना। एक जगह कोई ढोल बजा रहा है, दूसरा मीलों की दूरी पर बैठा उस ढोल को सुनकर समझ लेता है कि वह क्या कह रहा है। तो माना जाता है कि जो हश्मी लोग हैं ये ढोल बजाने में उस्ताद होते हैं और वो इस तरह से ढोल बजाते हैं कि अगर दूर बैठा हुआ भी कोई इंसान है तो वो इससे ढोल का जो धुन है वो सुनकर समझ जाता है कि वो क्या बजाने की कोशिश कर रहे हैं। गाना बजाने का शौक जैसा कि कहा गया है, पिछड़े से पिछड़े देश को भी है। मध्य अफ्रीका के लोग खूब गाते बजाते हैं और उनका गवैया दल का अर्थ होता है गीत गाने वाला समूह, यानी वो ग्रुप, उसे पूरा सम्मान मिलता है। ये देखिए, माना जाता है मध्य अफ्रीका के लोग गाना बजाना खूब करते हैं और इतना गाना बजाना करते हैं कि उनका अपना एक गवैया दल होता है, यानी कि उनका एक ग्रुप है, जो मिलकर गाना बजाना करता है और पूरे मध्य अफ्रीका में इन ग्रुप के लोगों को बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता है। तो माना जाता है कि आजकल गाना बजाना भी एक कला है और जो ये कला सीख गया है, वो इंसान संसार में ज़रूर नाम कमाता है। किंतु वहाँ के गवैयों का एक आफत भी है। किंवदंतियाँ है कि जो सबसे अच्छा गाता है, राजा उनकी आँखें निकलवा लेता था, जिससे गवैया राज्य छोड़कर दूसरा देश ना चला जाए। किंवदंती का अर्थ होता है उड़ती खबरें। तो माना जाता है कि अफ्रीका में ये भी अफ़वाहें उड़ी हैं कि जो अच्छा गाता है, राजा वहाँ का क्या करता है, उनकी आँखें निकाल लेता है, ताकि वो उनका देश छोड़कर ना जाए। जबकि ये सही नहीं है। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है और किसी भी पावरफुल इंसान यानी कि पैसे वाले इंसान या गद्दी वाले इंसान को ये हक नहीं है कि किसी भी इंसान को शारीरिक या मानसिक रूप से वो दुखी करे। हर पूर्वी देश का एक ना एक बाजा मशहूर है। जिस प्रकार भारत में वीणा प्रसिद्ध है, हमारे सरस्वती देवी जी वीणा बजाती हैं। इसे भारत का राष्ट्रीय बाजा समझा जाता है। चीन के ऐसे बाजे का नाम है राजा। एक काठ का तख्ता का मतलब होता है लकड़ी का टुकड़ा, लटका रहता है, जिस पर 16 पत्थर के टुकड़े 2-2 पंक्तियों में सजाए जाते हैं, जिन पर एक काठ की मुंगरी, मुंगरी का अर्थ होता है यहाँ पर हथौड़ा को बुलाए, मुंगरी से हल्के-हल्के मारकर नाना तरह के स्वर निकाले जाते हैं। ये देखिए, भारत में जो राष्ट्रीय हमारा बाजा है वो ये जो माँ सरस्वती जी ने लिया है वीणा, इसे माना गया है। उसी तरह यहाँ पे चीन की बात कही गई है, तो चीन में बताया गया है कि इस बाजे को जो आप देख रहे हो चित्र में यहाँ पर, इसे हम कहते हैं राजा। ये एक लकड़ी का तख्ता रहता है, जिसमें 16 पत्थर के टुकड़ों की 2-2 पंक्तियाँ सजाई जाती हैं और इस तरह से इसे हथौड़े की मार से बजाया जाता है। ये चीन में काफ़ी मशहूर है बाजा और हमारे यहाँ वीणा। बर्मा में एक तरह की ढोल तरंग बनाई जाती है।
भिन्न-भिन्न आकार के 21 ढोलों को अर्धवृत्ताकार का मतलब होता है आधा गोलाकार में रखते हैं और बजाने वाला इसके बीच में बैठकर खड़े होकर इसे बजाता है। जापानी लोग बांस के पोपले टुकड़ों को क्रम से रखकर उन्हें पीट कर एक प्रकार की दिलचस्प स्वर तरंग निकालते हैं, जिसे एंगलोंग कहते हैं। जापान में भारत के ही समान तार के संयोग से बने बाजों की भी बड़ी कदर है। सितार, सारंगी, वीणा ऐसे बहुत से तार वाले बाजे वहां पर पाए जाते हैं। ये देखिए, यही वो बाजा है जो बर्मा में पाया जाता है, जिसे ढोल तरंग कहते हैं। ये अर्धवृत्ताकार है। अर्धवृत्ताकार का मतलब होता है आधा गोल है और बजाने वाला यहाँ बैठकर इसे बजाता है। दूसरा कहा गया कि जापान के लोग बांस के पोपले टुकड़ों को क्रम से लगाकर उन्हें पीटकर दिलचस्प आवाज निकालते हैं। ये देखिए कैसे बांस के जो बांसुरी बनी हुई है उसे लाइन से लगाते हैं और इसमें से एक अलग सी आवाज जापान के लोग पीट पीट कर निकालते हैं। अब यहाँ कहा गया है कि सितार, ये सितार है, ये सारंगी, वीणा ऐसे बहुत से तार वाले बाजे हैं। तो माना जाता है कि बाजों में भी अलग अलग प्रकार होते हैं। हर देश का अपना एक अलग बाजा होता है, बजाने का तरीका अलग होता है। तो कहीं लोग सितार बजाते हैं, कहीं ये सारंगी बजाई जाती है और कहीं वीणा बजाई जाती है। इस तरह से लेखक ने यहाँ पर इस परिच्छेद में अलग अलग प्रकार के बाजों का उल्लेख किया है। उत्तरी अमेरिका के रेड स्किन जाति के मस्त गवैये होते हैं। उनके पास केवल 3 ही बाजे होते हैं, ढोल, पिपूही और झुनझुना। किंतु इन्हीं के सहारे वे बड़े मजे से गा लेते हैं। तो माना जाता है कि उत्तरी अमेरिका में रेड स्किन जाति के लोग पाए जाते हैं। उनके पास सिर्फ 3 ही बाजे हैं, पहला ढोल, दूसरा पिपूही और तीसरा झुनझुना, और इसी तीनों में वो खुश रहते हैं। अमेरिका के कुछ आदिनिवासी एक विभिन्न ढंग के ढोल का प्रयोग करते हैं। एक छोटे से ढोल में पानी रख देते हैं। उन अपने स्वर के अनुसार बनाने के लिए गवैये बार बार उसके पानी को कम या बेशी करते हैं। बेशी एक नया शब्द है, इसका अर्थ होता है ज्यादा। ये देखिए, ये उत्तरी अमेरिका के रेड स्किन जाति के लोग हैं। ये भी एक जात है, यहाँ लोग पाए जाते हैं, एक अलग प्रकार की जात के लोग। कहा जाता है कि ये जाति के लोग क्या करते हैं, ढोल बजाते हैं, पिपी बजाते हैं और झुनझुना बजाते हैं। और अमेरिका के जो आदिनिवासी लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, एक छोटे से ढोल में पानी रख देते हैं और वहां से अलग अलग आवाजें निकालने की कोशिश करते हैं। कुछ बाजे तो खूब ही विचित्र होते हैं। न्यासालैंड टापू के गवैये एक प्रकार का बाजा बजाते हैं, जिसे बाजों की खिचड़ी कहा जाता है। ये न्यासालैंड है, चित्र में जो आप देख रहे हो। पैर में अखरोट के छिलके बंधे रहते हैं, ये अखरोट है, जिनके भीतर पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। हाथ में एक तार वाला बाजा रहता है, जिसके सिरे से घंटी लटकती रहती है। जब वे गाते हैं, एक ही साथ झुनझुने, घंटी और तार की आवाज आती है। तो माना जाता है बेटा, हर तरह के हर लोगों का एक अलग प्रकार का बाजा है। तो यहाँ पर भी बोला गया है कि नासा लैंड के जो टापू के लोग हैं वो क्या करते हैं, तो सबसे पहले वो अखरोट के जो छिलके होते हैं वो पैर में बांध देते हैं। तो उसके बाद वो एक अलग प्रकार का धुन निकालते हैं और बाजा बजाने की कोशिश करते हैं। फिजी के आदि निवासी का मतलब होता है आकर बसने वाला। एक लंबी सी बंसी अपनी नाक से बजाते हैं। मलाया में भी ऐसी विचित्र बंसी देखी गई है। मेक्सिको में जो काठ के मरिम्बा मरिम्बा का प्रयोग किया जाता है, उस पर एक साथ चार चार आदमी तक बजा लेते हैं। हमारे देश का सिंगा भी दूसरे देशवासियों के लिए कुछ कम आश्चर्यजनक बाजा नहीं है। ये देखिए कैसे नाक से बजा रहे हैं आदि निवासी लोग फिजी के। ये मरिम्बा है चित्र में जो आप देख रहे हो, कि मेक्सिको के लोग मरिम्बा का प्रयोग करते हैं और चार चार आदमी इसे एक साथ बजा भी लेते हैं। हमारे देश में सिंगा पाया जाता है, तो ये सिंगा है। और ये सभी बाजे अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो इस तरह से आज इस पाठ में हमने क्या सीखा? आज हमने इस पाठ में सीखा कि कैसे अलग-अलग प्रकार के बाजे होते हैं, लोग कैसे अलग-अलग तरीकों से उन बाजों का प्रयोग करते हैं। कुछ बाजों को लोग अकेले बजाते हैं, कुछ को वो ग्रुप में यानी कि समूह में बजाते हैं, कुछ 2-4 लोग मिलके बजाते हैं, और इस तरह से अलग-अलग बाजों का प्रयोग करके लोग अलग-अलग ध्वनियाँ निर्माण करते हैं और लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।
अब आपके प्रश्न उत्तर। पाठ में आए हुए बाजों के नाम, सारंगी, ढोल, सितार और वीणा, ये 4 बाजों के नाम आए हैं आज पाठ में। दूसरा प्रश्न, बाजा गाने को बना देता है। आंसर है भड़कदार और दूसरा है दिलचस्प। जापान के तार वाले बाजों को क्या कहते हैं? तो सितार और सारंगी। स्वागत। अपने देश के बारे में अपने विचार आपको यहाँ 8 से 10 पंक्तियों में लिखना है।